हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों अपनी अपनी जगह पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमारे पास एक कार्ड है जो 2023 में हमें 2/3 मेजॉरिटी दिलवाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासत के ऐवानों में खलबली मची हुई है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों अपनी अपनी जगह पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मामला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का। कौन किस हद तक किस अंदाज से नंबर्स को पूरा करता है, इसका फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन शहर इक़्तिदार में जो फजा बनी हुई है उसकी गूंज लंदन तक सुनाई दे रही है, और लंदन में होने वाली मुलाकातों की गूंज पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर हम तक पहुंच रही है। इसमें सवाल सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि क्या अपोजिशन अपने नर्व्स डाउन करके तहरीक अदम एतमाद को वापस ले सकती है, और सवाल यहां पर यह भी है कि क्या हुकूमत अपने आप को यानी वफाक को पंजाब के ऊपर सबकत देते हुए बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज जानेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नो ट्रस्ट मूव। हैशटैग नो ट्रस्ट मूव। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, नो ट्रस्ट मूव। भाई ऑपोजिशन हुकूमत के फंड्स का मुकाबला कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। That's what I mean to say। मैंने पहले यही कहा। बोरियां खोली हुई हैं कि 50 करोड़ ले लो, 1 अरब के फंड ले लो, फलाना ले लो। ये ऑफर हुई है? जी जी, सब MNAs को हुकूमत जो है 50 करोड़ की 50 करोड़ की बड़ी खबर दे रहे हैं। अरबों रुपए की, अरबों रुपए के फंड्स की ऑफर लेके फिर रहे हैं नून लीग के MNAs को, सारे ऑपोजिशन के लोगों को, अपने और अरकान असेंबली को ये ब्लैंक चेक लेकर फिर रहे हैं कि भाई हमारे लिए, खुदा के लिए वोट करो, जो लेना हमसे ले लो। अच्छा, उनमें से कुछ टूटे भी हैं आपके लोग? कोई नहीं टूटा। पैसा फिर भी मैटर करता है। किसी को ब्राइब करना या बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपको। फिर ये 50 करोड़ या 1 अरब रुपए की ऑफर बहुत बड़ी ऑफर है सर जी। वो फंड ऑफर कर रहे हैं सबको। अच्छा, और दूसरी बात ये हुकूमती खजाने में से, हुकूमती खजाने से या अपनी जमात की फंडिंग, हुकूमत के खजाने, स्कीमों का डेवलपमेंट फंड ले लो, जो लेना ले लो। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त हैं। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब फरीद पराचा साहब। आप जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं और पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं और आइन के ऊपर आपकी खासी गहरी नज़र है। आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त सेनेटर फैसल जावेद साहब को स्टूडियोज़ में खुश आमदेद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, का बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च भी कर दिया। क्या आपकी कांपें टांग रही हैं? नहीं, कांपे तो नहीं टांग रही, लेकिन उनकी बातें सुनकर पंखों में आनी आ गया है। पंखों में आनी आ गया। पंखों में आनी आ गया। तो क्या सिचुएशन है सर इस वक्त? जो कहता है ना कि कांपें टांग रही हैं, इससे वाज़ेह होता है कि किसकी टांगें कांप रही हैं। हुआ ये कि ये जब मार्च लेकर आया तो देखा कि सामने तो लोग ही नहीं हैं, और जो लोग थे उनको कहा गया था कि 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे या चलें 1 रात रुकेंगे। तो उन्होंने कहा ना भाई, थक गया हम, क्योंकि वो सिंध से आए थे और सिंधी के लोग जगह जगह उतर के, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, लाहौर, हर जगह उतर के ट्रकों से उतरते थे, तकरीर सुनते थे। फिर वो लोकल लोग नहीं आते थे। तो जब यहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने कहा धरना देंगे, तो उन्होंने कहा धरने की तो नहीं मसला, हम तो नहीं दे सकते। तो इनका शो फ्लॉप हो गया, और लोग भी इतने लोग तो फवाद खगा के वलीमे पे भी इससे ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ जब फ्लॉप हुआ तो फेस सेविंग है, सब फेस सेविंग है। वो जो तकरीर थी फेस सेविंग थी, और फेस सेविंग की वजह से इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो बीच में जमा कराई, और फेस सेविंग की वजह से ये वापस भी शायद ले लें। क्या तहरीक अदम एतमाद वापस ले सकते हैं? वापस ले सकते हैं, हालात बहुत बुरे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंटली आप ये कह रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? लगता ये है कि ये वापस ले लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 172 का इन्हें नंबर चाहिए ना।
एक तो इनके मतलूबा नंबर से रब्ता भी मुमकिन नहीं है और मतलूबा नंबर इन्हें हासिल भी नहीं है। 172 तो दूर की बात, 72 के ऊपर ये 73-72 हो रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन है जी हाँ, और इनके पास नहीं है नंबर। और हमने स्पीकर साहब से रात भी बात की, उससे पहले भी बात की, एक दिन पहले हमने स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब प्लीज जल्दी इजलास बुलाएं, जल्दी आज बुलाएं, कल बुलाएं। कब हो सकता है वैसे, बाय द वे, इजलास कब बुलाया जा सकता है? फौरन बुला रहे हैं, फौरन बुला रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है जी, पॉसिबिलिटी एनी टाइम। क्योंकि देखें ना, वो रेगुलेशन के बाद वैसे भी 14 डेज होते हैं, उनमें से कुछ दिन हो भी चुके, तो बुला ले इजलास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इजलास जल्दी बुला ले ताकि इन्हें आराम आए। आपके अपने कैबिनेट के अरकान में और ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे कहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, ऐसी वैसी कोई परेशानी की कैफियत? मैं देखे नहीं, पूछना तो मुझे है ना। बहरहाल मैच तो चल रहा है ना। देखिए, मैच खेलाता है कप्तान और खेलता है कप्तान, और कप्तान का आपको पता है जो कॉन्फिडेंस लेवल है स्काई हाई है, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। ही इज एक्साइटेड, अदरवाइज बोर होते हैं ना वो। तो जब ऐसे चैलेंजेस हों, ही लव्स चैलेंजेस, उसकी ट्रेनिंग पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसी गुजरी है कि वो चैलेंजेस से लड़ना भी चाहते हैं और चैलेंजेस को वो एंजॉय करते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू करता है। जिस आदमी की नीयत साफ़ हो और जो मुखलिस हो और मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, ना उन्होंने अपनी जदादें बनानी, ना मिलें लगानी, ना दुकान खोलनी, ना कोई कारोबार करना, ना बैरून के सासे बनाने, ना लंदन में अपार्टमेंट्स बनाने, ना एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाना, ना सरे महल बनाने। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। तो जो आदमी ऐसा, उसको डर किस चीज़ का है? डर तो उनका जिनके खुफिया अकाउंट्स हैं। अपोजिशन बार बार एक ही बात कर रही है, चाहे उसका ताल्लुक नून लीग से हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। वो कह रहे हैं कि खान साहब, ऐसा लगता है कि अब हुकूमत में नहीं है और अपोजिशन में है, और उनका ये जो बार बार हमारे ऊपर वो लफ्ज़ों के वार कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपोजिशन में हूँ। देखें, खान साहब तो हुकूमत में है, वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, और इनके लिए अपोजिशन में भी है, इनकी अपोजिशन में है। हाँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया में किसी भी जमहूरियत को उठा के देखें, अपोजिशन का किरदार कंस्ट्रक्टिव होता है, तामीरी होता है। जहाँ गवर्नमेंट गलत जाए उसको उसकी तस्हीह करें, जहाँ ठीक जाए उसका साथ दें। ये छुई मुई अपोजिशन है, पहले दिन से शोर शराबा जी, एनआरओ नहीं दे रहे हैं एनआरओ आपको भाई। अभी एक और स्कीम निकाली है कि इमरान खान को ब्लैकमेल करके किसी तरह से एनआरओ ले रहे, वो नहीं दे रहे। तो इनके लिए तो अपोजिशन ही है ना इमरान खान। इनके लिए क्या होगा? अलीम तरीन ग्रुप दोनों इंटैक्ट हैं आप लोगों के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं अभी भी या नाराज हैं? देखें, कुछ आप ज्यादा बेहतर जानते हैं बिकॉज़ यू आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर। दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई, राइट? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। बैठे दोनों लंदन में है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं दोनों, अलीम खान एंड जहांगीर तरीन। पार्टी के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स कंसेंसस से एक फैसला होने वाला है। कंसेंसस से एक फैसला होने वाला है। इधर वे थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालें, किस नौइयत का फैसला? मतलब कंसेंसस से जो भी बात तय होने वाली है, कंसेंसस से होने वाली है, जिसमें सबकी मशावरत और सबकी बुज़दार साहब जा रहे हैं? आमादगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जा रहे हैं, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, ये बुज़दार साहब रहेंगे 5 साल के लिए? नहीं, आप ये भी नहीं कह रहे। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर सकता कि कंसेंसस से क्या फैसला होगा। उनकी डिमांड तो यही आई है ना, उनकी एक डिमांड आई है, ठीक है, उनकी रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, और जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस कर दिया जाएगा। हाँ, अपोजिशन ये भी कह रही है कि हम प्रेसिडेंट के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लेकर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इख्तियार हासिल है, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, कि वो जिसको चाहें वज़ीर आला कंटिन्यू करें या जिसको चाहें वज़ीर आला तब्दील करें। अब आप बात करें। मैं वज़ीर आला की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। ये आप बात कर दें। हाँ, प्रेसिडेंट के सवाल आप करें। अच्छा, प्रेसिडेंट के मुआवजे की तहरीक लेकर आना चाह रहे हैं। और एक और बात की उन्होंने, प्रेसिडेंट की, हाँ, उन्होंने कहा हम प्रेसिडेंट के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लेकर आ रहे हैं। ये ज़राए से खबर है, और वो बैक टू बैक 2-3 बॉल्स के ऊपर छक्के मारना चाह रहे हैं। पहले इसमें तो कामयाब होना। ये तो आप कह रहे हैं कि ये वापस भी हो सकती है। मेरे लिए बड़ी खबर है अगर ये वापस ले लेंगे, ये वापस ले लेंगे। इनके पास नहीं है, कोई मसला होगा हुआ है। इनके पास एक और मसला भी हुआ है। क्या बताएं? वो मसला ये है कि इन्होंने जो ख्याली पुलाव पकाया ना, कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, उसके बाद ये होगा, उसमें नून लीग की जगह ही नहीं है। उसमें किसकी जगह है? अव्वल तो कामयाबी नहीं होनी ना, लेकिन जो ख्याली पुलाव है ना, उसके अंदर नून लीग नहीं है जगह। वो पीपल्स पार्टी है और JUIF है, लेकिन नून लीग के खाते में कुछ भी नहीं है।
ये बहुत बड़ी आप मुझे खबर दे रहे हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे थे। इनके लोगों नून लीग कहीं नहीं है, इनके लोग JUI है या पीपल्स पार्टी हो सकती है। हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती ना, इनकी कामयाबी नहीं होगी तो वो पे सर रह जाएंगे। ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि अंपायर न्यूट्रल है? जो बार बार अपोजिशन कह रही है कि अंपायर इज न्यूट्रल, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। वहां सुने फौज जो है ना, फौज, हाँ, फौज की बात कर रहे हैं ना आप, ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, फौज की बात कर रहे हैं ना। जी जी। फौज को कभी सियासत के अंदर नहीं लाना चाहिए। फौज जो है हुकूमत वक्त के साथ और रियासत के साथ खड़ी होती है, ठीक है ना। फौज हमेशा हुकूमत वक्त और रियासत के साथ खड़ी होती है, ठीक है। तो फौज जाहिर है फिर हुकूमत के साथ है, फौज हुकूमत के साथ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अंपायर न्यूट्रल पहले भी था, अब भी न्यूट्रल है। फौज जो हुकूमत होती है, फौज होती न्यूट्रल है। हाँ। फौज का क्या लेना देना सियासत के साथ? ये वो ज़माना नहीं है, वो वाली फ़ौज नहीं है, ये वो ज़माना नहीं है जब जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो लेकर के आए नून लीग को, ठीक है। और वो वाला ज़माना भी नहीं है जब जनरल अयूब की कैबिनेट के अंदर एक पॉलिटिकल और उधर से फिर उन्होंने स्टार्ट लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाद में पार्टी बनाई ना, पहले तो वो एक डिक्टेटर के साथ काम कर चुके थे ना रजीम के अंदर। तो ये आज डिफरेंट हालात है, आज डिफरेंट हालात हैं। आलमी दबाव का कहा जा रहा है और मुसलसल हुकूमती स्पोक्स पर्सन भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का। इज दैट राइटली सो? और अपोजिशन तो कहती है कि पाकिस्तान की, आज मैं एक चीज़ वाज़ेह करके जाऊंगा यहाँ से। पाकिस्तान की आज खारजा पॉलिसी पिछले 3 साल से बेहतरीन है। पाकिस्तान को उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान के आज तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सिवाय भारत के। वो भी अच्छे हो सकते हैं अगर कश्मीर वाली चीज़ पे वो पीछे हटे हैं, और जो है सारे मुल्कों के साथ ठीक हैं। और जो यूरोपियन जो यूनियन है, उनके जो वो हैं प्रेसिडेंट और जो काउंसिल के, उन्होंने इमरान खान साहब को टेलीफोन किया और रिक्वेस्ट की है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में मामलात को ठीक करने के लिए किरदार अदा करें। और चाइना से भी बात करनी पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है ना, दोहा डायलॉग। और उसके बाद एवैक्यूएशन, जब इनखला के वक्त एवैक्यूएशन के अंदर भी। लेकिन हमारे हालात तो ज़बरदस्त हैं। अब बैरूनी जो है ना, नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जब अदालत उनसे जवाब मांगती है ना, कहते हैं हम क्यों जवाब दें, हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं। हाँ, तो ये फॉरेनर्स हैं ना, ये खुद कहते हैं। ये बैरूनी हाथ नहीं है, और इनके साथ जुड़े कुछ और बैरूनी हाथ भी हैं, बिल्कुल हैं इस साजिश में। ब्लॉक गेम की वजह से, इसमें किसकी वजह से? ब्लॉक गेम, जो ब्लॉक्स No, it has nothing to do with it. ये इनके बैरून मुल्क फंड्स अकाउंट्स हैं। अच्छा, वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। वो ना चले, वो उनको फ्रीज कर दें अकाउंट्स को। सारा वक्त कंट्रोल चलते हैं ना ये। तो ये खैर खुद ये बैरूनी है। ये तो मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं ना, इक़्तिदार के लिए आते हैं और लूटते हैं। और बाहर असासे बाहर, औलादें बाहर, जदादें बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ तो बाहर है इनका। तो ये खुद फॉरेनर्स हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने मेल्सी में कहा, उसके ऊपर मैं आपको एक और अपडेट भी देता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो इंडिया को खत क्यों नहीं लिखते। तो गुज़िश्ता रोज़ की खबर है कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट के 21 अरकान ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया है। ये आपके नॉलेज में है? पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस बात के बाद हुआ है। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि मुल्क जब अपने पांवों पे खड़ा होता है, जब गुलामी से निकलता है, ज़हनी गुलामी से निकलता है, जब इलामा इकबाल की खुददारी, खुद मुख्तारी के फलसफे पे जाता है, तो कौमें कामयाब होती हैं, लोग, दुनिया इज्जत करती है। डू मोर, डू मोर, डू मोर, और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये तो एब्सोल्युटली नॉट। एक आया मर्द बुरान इमरान खान इस मुल्क की तारीख में, एक आया है जिसने कहा है कि इस मुल्क को अपने पांवों पे खड़े करना है। इज्जत नफ्स कोई चीज है, हमारी खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी कोई चीज है, हम पाकिस्तानी हैं। ये बात की इमरान खान साहब ने रशिया की, और आज दुनिया इज्जत कर रही है इस पे। मैं वही पूछ, जितना इमरान खान वेस्ट को समझते हैं ना, कोई इनमें से नहीं समझता। वो जानते हैं, उनकी नफ्सियात को जानते हैं। वो जो कर रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हमने वो करना है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। ये माजी के हुक्मरान वो करते रहे जो उनको कहा जाता था, क्योंकि कंट्रोल्ड होते थे ना, ये अकाउंट सारे बाहर हैं, इनके पैसा बाहर है, तो वो कंट्रोल करते थे इनको। और अपने इंटरेस्ट को छोड़ के उनके इंटरेस्ट के लिए इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं
जो कि इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर सकते हैं कि इमरान खान के बैरून मुल्क असासे नहीं है, इमरान खान की बैरून मुल्क जदादे नहीं है, इसलिए कर सकते हैं। रशिया के विजिट की टाइमिंग प्राइम मिनिस्टर की बेहतर थी, दुरुस्त थी, बिल्कुल ठीक थी। अपोजिशन बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है, अपोजिशन हर चीज को वो तो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने बात क्यों की। अपोजिशन तो इमरान खान जब व्हाइट कपड़े पहनते हैं या ब्लैक कपड़े पहनते हैं या कोई कोड, उस पर भी एतराज करती है। हाँ। कि ये क्यों पहने कलर। उन्होंने अपनी सियासत करनी है, आप ये उन्होंने इमरान खान की हर चीज पे एतराज करना है, और जो मुल्क की बेहतरी के लिए हर चीज कर रहे हैं उस पर एतराज करना है। इमरान खान 5 साल पूरे कर लेंगे, इमरान खान साहब 10 साल पूरे करेंगे। वो कैसे? 2028 तक। अभी तो तहरीक-ए-एतमाद इतना बड़ा हर्डल आ रहा है। हमारे पास एक कार्ड है। क्या बताएं, दसो, आयो मेरे शो दे दो। हमारे पास एक कार्ड है जो तुरंत का पता बता दें, क्या है आपके पास? हमारे पास एक कार्ड है जो 2023 में हमें 2/3 मेजॉरिटी दिलवाएगा। क्या कार्ड है? हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड है। अच्छा, हेल्थ कार्ड। आज हेल्थ कार्ड सारों खानदानों के इलाज फ्री हैं। पहली दफा किसी मुल्क ने, दुनिया में ऐसा नहीं है ना, जो बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है। आई अप्रिशिएट दैट। मुल्क भी पैसे लेके इंश्योरेंस लेके वो देते हैं इंश्योरेंस, यहाँ पे फ्री है। 10 लाख रुपए फी खानदान किसी भी अस्पताल से इलाज कराएं। ये कार्ड है, डैम्स का कार्ड है हमारे पास एक्सपोर्ट्स का कार्ड है, हमारे पास रेमिटेंसेस का कार्ड है, हमारे पास ग्रोथ रेट का कार्ड है, हमारे पास एहसास प्रोग्राम का कार्ड है, हमारे पास बहुत कार्ड्स हैं। 2023 में अवाम इमरान खान की कारकर्दगी पे उनको 2/3 मेजॉरिटी देगी। इमरान खान 2028 तक है इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम। ठीक है। कितने लोग थे बिलावल के लॉन्ग मार्च में, आप कुछ बता सकते हैं? खगे के वलीमे से थोड़े से कम थे। कितने आदमी थे गब्बर? मैं कभी भी काउंटिंग पे नहीं जाता जी। हाँ। लेकिन मैं उस वक्त, एक चैनल है ब्लू एरिया में, हाँ। उधर मैं इंटरव्यू दे के निकल रहा था और मैंने कहा कि वो मार्च आना था, वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा उसी वक्त, उन्होंने कहा वो आ गया। तो मुझे फील ही नहीं हुआ, बिल्कुल साथ ही स्टूडियो था डी चौक के, छोड़ दे। सेनेटर फैसल जावेद साहब एक्सक्लूसिवली हमारे साथ इस आज के इवेंट में मौजूद थे। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं प्रोग्राम में शामिल दीगर मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा इस सेगमेंट में जनाब फरीद पराचा साहब से होगा। फरीद पराचा साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मुल्क के सिपह सालार के साथ होने वाली गुफ्तगू को जलसों में डिस्कस करना चाहिए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिलों के आदाब जो हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और आपने ये बताया है अल मजालिसु बिल अमाना, यानी मजलिस अमानत होती हैं। वो कोई भी हो, सिपह सालार हो या कोई और हो, यानी जिसके साथ आपकी गुफ्तगू हो रही है वो आप पे एतमाद कर रहा है, आप उसकी बात को जलसों में बयान कर रहे हैं। और फिर ये कि इस तरह के एक तर्ज सियासत है। हम तो मतलब सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पे दाखिल हुए थे यूनिवर्सिटियों में। जब हम पढ़ते थे हमने तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद को देखा है, नवाबजादा नसरुल्लाह को देखा है, मौलाना शाह अहमद नूरानी को देखा है, मलक मेराज खालिद को देखा है। आप नाम गिनते चले जाएं, यानी इतने शाइस्ता अफराद हैं। मुफ्ती महमूद साहब थे, बाकी तो गोया कि यहाँ हमारी सियासत अब किस दर्जे के ऊपर पहुँच गई है। और हम यानी इनमें से कोई चीज़ है कि ये गुफ्तगू क्या है। अब ये किसी को बुरे नाम से पुकारने पे यानी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर वईद फरमाई है और कहा है कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब के से न पुकारो। तो अब यह कि मुल्क का सरबराह गोया के एक बज़ाहिर यानी मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत के मॉडल कहने वाला फ़र्द है, वो किसी को फजलू कह के पुकार रहा है, किसी को डीजल कह के पुकार रहा है, किसी को जूते पालिश करने वाला कह रहा है। तो गोया के सियासत जिस दर्जे पे आ रही है, हम अगली नस्ल को क्या चीज़ मुंतकिल कर रहे हैं। यानी जिन्होंने हमें मुंतकिल की थी या इस नस्ल को की थी वो तो शाइस्ता अफराद थे, वो तो अपने दुश्मन के बारे में, मुखालिफ के बारे में भी साहब कह के पुकारते थे। उनके अंदर एक शाइस्तगी थी, तहजीब थी, मुखालफत थी। लेकिन मुखालफत के भी आदाब होते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, सियासत के अंदर। लेकिन यहाँ अब जिस दर्जे के ऊपर बात पहुँच गई है वो बहरहाल एक यानी अलमिया है, और इस अलमिया का ये पहलू अलमिया भी है और डॉक्टर साहब अलमिया तो है ही है,
साथ में ये काबिल तशवीश भी है। कितना काबिल तशवीश है ये मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछता हूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कमेंट वो कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बेहतर है कि कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपके जो सिपह सालार के साथ होने वाली गुफ्तगू, अवल तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या डिस्कशन हुई है, उसको किसी जलसे के अंदर डिस्कस करें? आई थिंक ये एक बिल्कुल एक नामुनासिब बात है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हु इज सपोज्ड टू बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अदरवाइज भी मेरे ख्याल में कुछ अल्फाज उनको ऐसे नहीं करने चाहिए जो उनको जेब नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से फिर आपके काउंटर अटैक जब आता है, वो बिलावल भुट्टो बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की तो बात छोड़ दें, वो तो हमेशा से ही फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपने जो भी कहना है, इवन अगर अपने कहना जो आप अगर किसी से करप्शन की, तो यू कैन से कि जिसने भी करप्शन की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एग्रीड। बट डेरोगेटरी रिमार्क्स मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। अब नवाज शरीफ ने जो फौज के बारे में बातें की, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें की, वो भी हमें मालूम है। तो ये स्टार्टेड यहाँ पर आना चाहिए कि आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है, इट इज़ ऑन बोथ साइड्स। और फिर उसके बाद जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को पर्सनलाइज करें, वो बातें कीजिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कॉन्फिडेंशियल में किसी ने आपसे कोई बात कर दी है, तो दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, इट कॉज लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू द पर्सन हु ट्राई टू कन्विंस यू कि ऐसी बात ना करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हो सकता है इस पॉलिटिक्स में उन्हें पॉजिटिव पॉलिटिक्स नजर आ रही हो, क्योंकि एक ही शॉट पे उन्होंने 3 छक्के मार दिए। वो जो वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर सुबह शाम खड़े रहते हैं, उनकी सिफारिश कहाँ से आ रही है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है अगर वाकईतन ऐसी बात हुई है तो। बस बात ये है कि ये वी डोंट नो कि ये हुई है या नहीं हुई है। आई डोंट थिंक ऐसी की बात होनी भी चाहिए। और जनरल बाजवा जो है, आई थिंक बड़ा क्लियर कर दीजिए, एसपी ने आपने सुन लिया कि वी शुड नॉट बी पुल्ड इनटू पॉलिटिक्स, वी आर आउट ऑफ इट। हमारी आर्मी इस वक्त बहुत सख्त विधि आपके सामने, ये जो मिसाइल फायर हुआ, देखें किस कुछ असलूबी से, किस प्रोफिशिएंसी से हमने इसको डिटेक्ट किया, और लॉन्च से लेके गिरने तक हमने इसको मॉनिटर किया, और इंडिया ने आज माफ़ी भी उसके बाद माजरत भी कर ली है। तो इससे फिर उसके बाद आपके सामने अफगानिस्तान के हालात हैं, इंडिया के हैं, इंटरनल आपके पास कितनी सख्त इस प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में है, KPK में धमाके हो रही हैं। तो आर्मी बहुत इन्वॉल्व है, और ये एक एनिमी का नैरेटिव है कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम को आपस में जो इख्तमाद है उसको दूर करो, फौज को कमज़ोर करो, और फिर इराक की तरह, सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के खुदा न खासा छोटे हिस्से कर दो और अपनी मर्जी के फैसले करवाओ। हमारा फोकस इसको कहता है कि नई अलाइनमेंट जो कोशिश की जा रही है, वाइल रिमेनिंग एंगेज विद एवरीवन इन द वर्ल्ड, और उसके साथ सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की करें ताकि इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, अगर हम वेरी राइट तरक्की करेंगे अपने फैसले खुद। आपकी इजाज़त से मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगा। अजहर सिद्दीक साहब, कानूनी तौर पर वैसे तो ये मुझे नहीं लगता कि जो डिस्कशंस होती हैं उनका क्या कानूनी पर्सपेक्टिव होता है, वो तो कोई भी कहीं पर भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को मोहतात नहीं रहना चाहिए? जमील साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन आज की तकरीर शायद गालिबन उन्होंने को पार्टी लीडर के तौर पर की, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ बताता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में ये गंद जो है ना, ये आप पिछली तारीखें उठाकर देख लें। चलें, ये तो सिर्फ अल्फाज में कहा है। नवाज शरीफ साहब ने तो जिस तरह की तस्वीरें फैला दी थी, फेंकवा दी थी, और माफी तक नहीं मिली थी। आज ये सारे लीडर किस मुंह से एक दूसरे को शायद तालीम देते फिर रहे हैं, तमीज सिखाते फिर रहे हैं। इनका माजी इससे भी गलाजत से भरा हुआ। अब इमेजिन कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अब जुबान भी कई दफा देखे तो आप परेशान होंगे। यानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जो और उनका, वैसे मैं तो उनसे, मैं तो एक लीडर होके मैं तो हैरान हूँ कि उनका तकब्बर देख के मुझे बड़ी कोफ्त होती है इस बात के, एक मजहबी लीडर हो, इतना गुरूर और तकब्बर और ये सारी चीजों को बैठकर आपस में कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तो आपको पता है जस्टिस अतुल्लाह साहब तो कह रहे हैं जो मर्जी को राइट टू स्पीक है, यानी उन्होंने तो इस हद तक कह दी, वो अलग बात है। हम कहते हैं नहीं, आप डाइसेंट व्यू दें, आप इख्तलाफ करें आप, लेकिन जो पैरामीटर है मोरालिटी के, और ये भी याद रखिएगा, ये जितने जुबान और जितने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है। एब्सोल्युटली, वेरी राइट, वेरी राइट। मोरालिटी, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, incitement and commission offense, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशंस,
ग्लोरी ऑफ इस्लाम, यानी ये 8 वो पैरामीटर हैं जो आपको इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन आपने खुद रवायत डाली है, आपने कभी इसको रेगुलेट करने की बात नहीं की, पीका को रेगुलेट करने की बात हो रही थी, तमाम सियासी जमाती कहते रही हो, खुद ही तो तुम चाह रहे हो कि कोई प्रिंसिपल चीजें तय ना हो, वो प्रिंसिपल चीजें तय करो सारे बैठ के। आप लिटरली कोई भी नहीं चाहता है कि ये कहने को ये ठीक है हुकूमत में हो या अपोजिशन के अंदर बैठे हो तो ये लोग बाज नहीं आते हैं, याद रखिएगा। जी जी अजहर साहब बोलिएगा, आप बोल रहे थे कुछ। ये जहां भी बैठे हो ना, ये अगर आज चाहे ना एक नेशनल कंसेंसस और स्टेट्समैन के तौर पर आज बैठकर, यानी ये कोई एग्रीमेंट की बात नहीं है, आप जब तक इसको क्रिमिनलिटी नहीं देंगे, जस्टिस तमिलना साहब तो खत्म करना चाहते हैं, क्रिमिनलिटी भी नहीं होनी चाहिए, डेफेमेशन भी नहीं होनी चाहिए। आपके कवानीन के अंदर चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए सख्त कवानीन की एक जरूरत है। ये जो मोरालिटीज की बातें और इस तरह की मोरालिटीज की बातें और इस तरह की बातें अगर आप चाहते हैं ना, तो ये सब पे अप्लाई करें आप, सब पे एप्लीकेबल, एब्सोल्युटली राइट, एप्लीकेबल सबके ऊपर होना चाहिए। अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, तहरीक अदम एतमाद का वावेला मचा हुआ है और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। आपको लगता है कि ये वाली तहरीक अदम एतमाद खान साहब को हटा पाएगी या खान साहब को एक और यहाँ से बूस्ट मिलेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर? देखिए, एक तो फारूकी साहब, तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक आईनी रास्ता है जी। हमने इस मुल्क में गैर आईनी रास्ते देखे हैं, जहाँ फौज के ज़रिए से, मार्शल लॉ के ज़रिए से, 58(2)B के ज़रिए से हुकूमतें ख़त्म की गई हैं। तो उसमें अगर एक आईनी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है तो कोई उसमें घबराहट की बात नहीं है। कामयाब हो जाएगा तो तब भी एक रास्ता है, और नहीं होगा तो तब भी होता है। यानी कई मूव ऐसी होती हैं कि जो कामयाब नहीं होती, तो उसको बहरहाल ये समझना चाहिए कि जिसको भी अपनी गवर्नेंस को उन्हें और ठीक करना चाहिए। ये अगर इस वक्त आई है तो एक अदम एतमाद तो वो है कि जो आवाम कर रहे हैं, वो महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से, बदउनवानियाँ फैल रही हैं, IMF की वजह से, FATF की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म के आलमी दबाव, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, कहने के बावजूद कि फिर बजट तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, फिर 6 रुपए के करीब फिर बढ़ा दी गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक अवाम का मुकदमा है और अवाम ने अदम एतमाद कर दिया हुआ है। अब ये कि ये जो अदम एतमाद है ये ठीक है, एक आईनी रास्ता है, उसमें हक है इनको भी कि अपने सारे मेंबर जोड़ के रखें और किसी को भी फिसलने न दें। और दूसरी तरफ जो है, नहीं फरीद पराचा साहब, ये भी हक है, ये भी हक है कि अपने मेंबर्स को ये कहें कि आपने इजलास वाले दिन नहीं आना है। ये भी आईनी तौर पर इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री का या फिर चेयरमैन पार्टी का? मैं हाँ, ये मैं यानी ये कहता हूँ कि ये तो राह फरार है ना। आपके पास अगर मेंबर हैं तो आप मेंबरों से, अपने ही मेंबरों से क्यों डर रहे हैं, उनसे क्यों खौफजदा हैं? और फिर ये जो कमज़ोर बातें हैं कि जी 18 करोड़ दिए जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि ले लो पैसे और गरीबों में बांट दो, ये क्या आप सबक सियासत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? और उसके बाद जो पार्लियामेंट लाजिज वगैरह में हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद को सब्र और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, संजीदगी और वक़ार के साथ लेके चलना चाहिए दोनों ग्रुपों को, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। ये एक सीरियस अमल है, एक सियासी अमल है, एक पार्लिमानी अमल है और पार्लिमानी अमल को पार्लिमानी रवायात की तरह बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मादी के अंदर कामयाब नहीं हुई तो अब ये पूरी कोशिश करेंगे कामयाब हो ना हो तो कोई बात नहीं है। तारीख के अंदर जहाँ पहले नहीं हुई ये भी अगर नहीं होगी तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे जो एक रवैये बड़े शदीद हो गए हैं, बौखलाहट वाले, बौखलाहट के अंदर हर तरह के
हथकंडे इस्तेमाल करने वाले गुफ्तगू के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से, रियासती इदारों के ज़रिए से, वो सारे जो है वो एक बुरी रवायात बन रही हैं और पार्लिमानी पार्टियों को अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। यही तारीख की अमानत है जो आगे मुंतकिल होती है, यही असम्बलियों की लाइब्रेरियों के अंदर चीज़ें मिलती हैं। मैं जब MNA था या MPA थे तो हम लाइब्रेरी में जाते थे, हमें पिछले लोगों की तकारीर भी और उसमें जो पार्लिमानी रवायात हैं वो मिलती थी। तो अब क्या सरमाया छोड़ के जाएंगे, क्या चीज़ होगी कि जो किसी असम्बली में या अजायब खाने के अंदर महफूज जो है वो होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े वक़ार, अच्छा फिर जो जिम्मेदार होता है उसको उतनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। यानी अपोजिशन का काम तो अपोजिशन करना है, लेकिन वजीर आज़म जो है वो इस वक्त तो मुल्क के वजीर आज़म है ना, वो एक पार्टी के वजीर आज़म तो नहीं है। और मुल्क के वजीर आज़म के तौर पर उन्हें जिस वक़ार का करना चाहिए मुजाहरा, वो कतल उस वक़ार का मुजाहरा आपकी नज़र में वो उस वक़ार का कतल मुजाहरा नहीं कर रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब सामने बात है जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, ये पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ ये हुकूमत को पहले एक्शन कर लेना चाहिए था या जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए थी, जहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी? देखें, इसमें जमील सबसे बड़ी तो हुकूमत की, खास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस्लामाबाद में, पुलिस की जी, वो उनकी नाअहली है कि वाई दे वर अलाउड टू एंटर। आपको पता था कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सारे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के लीडर्स वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में हैं। जी जी, इसकी सिक्योरिटी वैसे ही बढ़ा देनी चाहिए थी। नंबर 3, वहाँ पर पहले फोर्स होनी चाहिए थी जो कि कोई ऐसी बात होती जो उसके इंटर कर लेते। नंबर 3, जब वो अगर आप भी आने के बाद हमने देखा कि लॉन में जत्थे की सूरत में बैठे हुए थे, MNA भी बैठे थे, वहीं पर उनको लॉजिस में जाने से पहले उधर ही ब्लॉक कर लेती फौज आती है, उनको वहाँ से उठा के बाहर ले जाती ये पुलिस और ले जाती और वहाँ जाके उनको मुंतशिर कर देती। तो आई थिंक एक तो पहले तो हमारी अपनी इनएफिशिएंसी है जो वहाँ की लोकल पुलिस की है। उसके बाद एग्रीवेट सिचुएशन जो की है ना, वो आपके PML ये JUI ने की। आपको जब वो रिक्वेस्ट करें 2-3 घंटे से जी कि आप ये लोगों को निकाल लें, यहाँ पर लेडीज़ भी हैं और लोग भी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो आप यहाँ से उनको भेज देते, कहते ठीक है जी यू गॉट योर प्रेजेंस शोन, आप उनको कहते जी बाहर ले जाते, ख़त्म हो जाती बात। आप उनको ले पे नहीं जाते, उनको यूनिफॉर्म भी कपड़े चेंज करा देते हैं, फिर रजिस्ट करते हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो रिट ऑफ विद यू कांट हैव अ स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू कि जी पूरा पाकिस्तान बंद कर दो, हमने आप तबले जंग बजा दिया, यू कांट फाइट विद द रेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से गलती है। पहले ये सिचुएशन को होना ही नहीं चाहिए था, जब हो गया था तो डिफ्यूज करने के लिए मुज़ाकरात करते। आई थिंक DIG या IG इस्लामाबाद आ जाते, वो इनके पॉलिटिशियन से बात करते और लोगों को यहाँ से निकाल लेते। ना करते देन यस यू हैव टू शो योर रेट, और उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करने की जरूरत होती है। राइट। अजहर सिद्दीक साहब, क्या चेयरमैन ऑफ द पार्टी या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास अपने हुकूमती अरकान को कहने का इख्तियार है कि आप छुट्टी कर लीजिएगा जिस दिन इजलास होगा, तहरीक अदम एतमाद वाले दिन? ये आईनी हक है किसी भी पार्टी चेयरमैन का? जमील, 2 पहलू याद रखने हैं आपने। एक तो इखलाकी पहलू है, यानी मिसाल के तौर पर आप आ जाए, एक जमात है, इसको छोड़ दें, एक पार्टी है, आपने उस पार्टी की टिकट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में और आपने वो टिकट ले लिया। उसमें आप बाउंड हैं कि आप अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आपके पास तरीका है, बड़ा वाज़ेह तरीका है, इस्तीफा दें, जाकर यहाँ इलेक्शन लड़ें। आप ये कहें कि उस पार्टी के फैसले के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आपने की, एक बात मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है, दूसरी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, वो है आर्टिकल 63A, जो डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहा है कि आप पार्टी लीडर के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मारेंगे तो कत्ल होगा, तो वो कत्ल जो है ना, अब कत्ल जायज नहीं है, इसी तरह डिफेक्शन जायज नहीं है। आप करेंगे तो बात है, लेकिन पहले आपको ये समझा दें 3 शक्लों में डिफेक्शन आप नहीं कर सकते, ये आईन आपका कह रहा है। फिर अगर आप आ जाएं, फिर पार्लियामेंट लीडर के पास इख्तियार है, वो सबको कहे भाई आपने नहीं वोट डालना, अगर डालना चाहते जाएं, इस्तीफा दे, नया इलेक्शन लड़ें, आप करें, ये उसके पास इख्तियार मौजूद है। वो उनको रोके, वो रोक के भाई आपने, मैं लीडर हूँ, ये मैं लीडर हूँ, ये मैंने फैसला करना है,
और वो कर सकता है। और उसमें 2-3 हल बड़े वाज़ेह हैं। रूल 37 को अगर नेशनल असेंबली रूल्स के सामने रखे, वो उनको रोक दे और स्पीकर को कहे भाई मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है, इनको ये वोट में खिलाफ नहीं डालेंगे और इनको रोका जाए, वो कह सकते हैं। वो एक अलग बात है वो रोकें या ना रोकें। अब दूसरी जहां तक बात है ना, हुकूमती हल्के इस बात की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। फर्ज करें आप रोकने के बावजूद वो लोग आ जाते हैं, वोट डाल देते हैं, तो वोट कास्ट हो गया आपका और आप डिफेक्शन होगी कत्ल होने के बाद। आप जब वोट डाल देंगे, डिफेक्शन हो गई, उसके लिए पार्टी लीडर शोकाज करेगा। पार्टी लीडर जो पहले लेटर लिख चुका है वो शोकाज में कह के डेक्लेरेशन दे देगा और स्पीकर को कहेगा, स्पीकर कह देगा ये डिस्क्वालीफाई, मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन में डी नोटिफाई कर जाएगा। और इसमें वो जो बंदा है ना, एक दफा वोट डालने के बाद अब दूसरा जो वजीर आज़म आएगा उसको एतमाद का वोट देना होगा। अब एतमाद के वोट के ऊपर जो कि मसाइल आएंगे, ये वो उसके खिलाफ डिफेक्शन की प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो शायद वो चल नहीं पाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं और कह दूं, इसमें बड़ा खतरनाक मॉरल क्या है। मोरल पहलू ये है कि यहाँ आप सुन रहे हैं कि आप अंदाजा लगाओ इस काम के लिए कुरान मजीद इस्तेमाल हो रहा है, कुरान मजीद पे हलफ लिया जा रहा है। हम अब ये आप देख रहे हैं टिकटें दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रिश्वत देना कहते हैं। रिश्वत हमारे कानून में इजाजत नहीं है, टिकटें देने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है। आप उसको एलोर कर रहे हैं, आप उसको ऑफर कर रहे हैं और कुरान मजीद पे रख कर रहे हैं और ये आप इजाजत देता है, आपका ज़मीर इजाजत देता है। मैं मोरालिटी की बात भी कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल भी, और इसको हर एक को कंडेम करना चाहिए डिफेक्शन को वाज़ेह तौर पर। हर एक सियासी जो भाई लड़ना है जाओ इस्तीफा दो। एब्सोल्युटली राइट। हर एक सियासी जमात को इस डिफेक्शन क्लॉज के मामले के ऊपर इसको कंडेम करना चाहिए। जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब का बहुत ममनून हूँ, उन्हें बड़े नेक ऑफ द आवर पे हमें टाइम दिया। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून। और जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हिस्से में फैसल जवेद साहब मौजूद थे और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि लगता ऐसा है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की इस मोशन को वापस ले लेगी। ये होगा या नहीं होगा, आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।